स्टार्ट करते हैं अब। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग आपने पढ़ ली थी, है कि नहीं? उसी को इलेबोरेट कर रहे हैं। आपने ये पढ़ा था कि जो वॉट में पावर जा रहा है वो होता है एप्सिलॉन सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4। इतना नेट पावर जा रहा होता है। अगर हमारी कोई बॉडी टी टेम्परेचर पे है, बाहर आउटसाइड टेम्परेचर टी नॉट है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे? टी माइनस टी नॉट की टी नॉट माइनस टी? जो भी ग्रेटर नहीं, हमने क्या लिखा है? कूलिंग। तो बॉडी हमारी कूल डाउन हो रही है। अगर बॉडी कूल डाउन हो रही है तो पहले इनिशियल टेम्परेचर हायर था, नहीं समझे? हम पहले गर्म थे, अब ठंडे हो रहे हैं। इट मीन्स यहां से यहां हीट एक्सचेंज हो रही है, तो डेल्टा टी की वैल्यू टी माइनस टी नॉट हो जाएगी। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी प्लस टी नॉट? ये लिखा जा सकता है। ओके, पढ़ा है, क्लियर? तो यहां से ये आ गया, इतना नेट हीट एक्सचेंज होगा। वॉट में है ये। अगर ये वॉट में है तो मैं इसको dq बाई dt लिख सकता हूं। इस dq को मैंने लिख दिया ms डेल्टा t और अपॉन में आ गया डेल्टा टाइम। ये टाइम ये लिख दिया, dq को लिख दिया मैंने ms डेल्टा t। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन सिग्मा a t रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4। क्लियर? यहां से रेट ऑफ कूलिंग हमने निकाली थी, दैट इज एप्सिलॉन सिग्मा a बाई ms टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4। करेक्ट और नॉट? करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अगर मैं t की जगह पे वहां पे वो वैल्यू पुट कर दूं तो क्या होता है, देखना गौर से। डेल्टा t बाई डेल्टा t इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा a बाई ms। यहां पे मैंने टी नॉट की पावर कॉमन ले लिया, टी नॉट की पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? t बाई टी नॉट पावर 4 माइनस 1। ये बचेगा नहीं बचेगा? चेक करके देख लो। क्लियर है? अब इस t की जगह पे मैं वो पुट कर देता हूं, तो ये आ गया एप्सिलॉन सिग्मा a बाई ms मल्टीप्लाई टी नॉट रेज टू पावर 4। यहां आ जाएगा डेल्टा t प्लस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट पावर 4 माइनस 1। करेक्ट और नॉट? यहां मैं डेल्टा t को डिफरेंट डिफरेंट कर दूं तो क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन सिग्मा a बाई ms इंटू टी नॉट रेज टू पावर 4। यहां से टी नॉट बाई टी नॉट कर दिया तो ये तो 1 हो गया, तो 1 प्लस डेल्टा t बाई टी नॉट पावर 4 माइनस 1। ये बन जाएगा तुम्हारा कि डेल्टा t बाई डेल्टा t। अभी भी नहीं समझे? यहां तक चलो ओके है। अब इसको थोड़ा सा आगे इलेबोरेट और करते हैं। अब एक बात समझाओ मुझे, क्या डेल्टा टी की वैल्यू मैं डिग्री सेल्सियस में लिखूं कि केल्विन में लिखूं, चलेगा? नहीं समझे? डेल्टा टी की वैल्यू, ये जो डेल्टा टी है इसकी वैल्यू मैं डिग्री सेल्सियस में लिखूं चाहे केल्विन में लिखूं, चलेगा? यस। क्यों चलेगा? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, और टेम्परेचर डिफरेंस में डिग्री सेल्सियस और केल्विन में इतना कोई फर्क नहीं आता। क्लियर है? लेकिन नीचे जो वैल्यू लिख रखी है टी नॉट, ये किस में लिखनी पड़ेगी? केल्विन में। आप कोई भी टेम्परेचर ले लो, उनका डिफरेंस निकाल लो, अपॉन में प्लस समथिंग 273 आएगा कि नहीं आएगा? चेक करके देख लो। आप जो भी टेम्परेचर दिमाग में डालना चाहते हो कि आपकी बॉडी 1100 डिग्री सेल्सियस पे है, क्लियर, और उसको कूल डाउन करना है आपको 100 पे, तो 1000 डिग्री सेल्सियस आपने डाउन किया है, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1000। नीचे क्या आएगा? टी नॉट की वैल्यू कितनी है? टी नॉट की वैल्यू है आपको कूल डाउन करना है, तो प्लस 273 हुआ कि नहीं हुआ? 273। मतलब ये वाली वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, 1 से छोटी होगी कि नहीं होगी? ये बताओ। डेल्टा टी बाई टी नॉट की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n कितना होता है? तो देखो, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx होता है इफ x इज वेरी लेस देन 1, राइट? तो यहां पे हमने बोल दिया कि डेल्टा t बाई टी नॉट इज लेस देन 1, हेंस डेल्टा t बाई हेंस
1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट पावर 4 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 4 डेल्टा टी बाई टी नॉट। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी को ऐसे लिख दिया। अब देखो कैसे कर रहे हैं हम। इसको उठाया, यहां पे लेके आए, दैट इज डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एम एस मल्टीप्लाई टी नॉट पावर 4। यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 डेल्टा टी बाई टी नॉट, और ये -1 पड़ा, ये अलग से -1 रह गया। इससे ये निपट गया, नहीं निपट गया? अब ये मल्टीप्लाई में आ गया तो टी रेज़ टू पावर 4 से टी नॉट कट गया, तो बचा क्या? टी रेज़ टू पावर 3 बच गया। तो ये बचेगा डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सिग्मा ए बाई एम एस इनटू टी नॉट रेज़ टू पावर 3। यहां बच गया 4 बाहर आ जाएगा, 4 को हमने ले लिया बाहर। तो यहां पे क्या बच जाएगा? डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? टी माइनस टी नॉट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बच गया। क्या ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है? चेक करके देखो, क्या ये वैल्यू हमारे कंट्रोल में है? बाद में कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या एप्सिलॉन हमारे कंट्रोल में? बॉडी के नेचर पे डिपेंड करता है। सिग्मा नहीं है। एरिया हमने एक बार फिक्स कर दिया, वेरिएबल एरिया थोड़ी लेते हम कि बॉडी का एरिया पहले 4 मीटर स्क्वायर था, अब जब हीटअप हो रहा है तो वो 3 मीटर स्क्वायर हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो फिर मास हम कांस्टेंट लेते हैं। टाइम के साथ में या टेम्परेचर के साथ में मास चेंज होता है क्या? नहीं हो रहा। स्पेसिफिक हीट हमने कांस्टेंट ले ली, और इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में नहीं है। नहीं समझे? तो सारा का सारा वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं यहां से कि dt बाई dt टाइम इज इक्वल्स टू k इंटू टी माइनस टी नॉट। करेक्ट और नॉट? ये लिखा जा सकता है। अब dt की वैल्यू क्या होनी चाहिए? रेट ऑफ कूलिंग निकाल रहे हो तो dt की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव? dt की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अब एक बात समझो, dt क्या होता है? T2 माइनस T1 के T1 माइनस T2? T2 माइनस T1 मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल। मैंने बोला आपको कि डेल्टा T की वैल्यू डेल्टा T की वैल्यू नेगेटिव है। इसका मीनिंग समझो, मैंने ये बोला, यहां देखो, डेल्टा T इज नेगेटिव। डेल्टा T अगर नेगेटिव है तो T फाइनल माइनस T इनिशियल लेस देन 0, तो T फाइनल लेस देन T नॉट, है कि नहीं है? तो इनिशियल टेम्परेचर हायर है और फाइनल टेम्परेचर कम है, तभी तो कूलिंग हो रही है। नहीं समझे? तो ये तो तभी तो कूलिंग होगी। अगर कूलिंग होगी तो डेल्टा टी नेगेटिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो क्या मैं अगर यहां पे नेगेटिव लगा दूं तो क्या ये रेट ऑफ कूलिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्लियर हुआ? ये क्या हो जाएगी? रेट ऑफ कूलिंग हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर सी बात है। इसको हम कह रहे हैं रेट ऑफ कूलिंग। डन। अगर मैं इसको इंटीग्रेट और कर दूं, देखो t इधर पड़ा है, dt इधर पड़ा है, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो क्या होगा? गौर से समझना। पहले यहां तक नोट करोगे क्या? कर लो, नोट कर लो फटाफट, फिर आगे करते हैं। तो देखो यहां तक हमने ये कर लिया है। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, है ना? हमने ये चीज लिखी कि माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू के टी माइनस टी नॉट होना चाहिए। ये ही हमारी रेट ऑफ कूलिंग होती है। लॉ ऑफ कूलिंग की वैल्यू है हेयर। के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 सिग्मा एप्सिलॉन ए टी नॉट रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई एम एस। क्लियर और नॉट? ये चीज होनी चाहिए। बाकी सब एक बार हटा दो वापस, बाकी हटा देते हैं। सब लिखा गया हमारे पास में। अब इसी को आगे फॉरवर्ड में लेके जाते हैं। इसको सेपरेट कर लो, ये पड़ा है हमारे पास। देखना गौर से, अगर ये है तो मैं माइनस यहां से उठा के यहां लगा दूं, एक ही बात है, राइट? अब देखो dt पड़ा है, टेम्परेचर को इधर ले आओ, t माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का k इंटू डी टी। करेक्ट? अब इंटीग्रेशन लिमिट लगानी पड़ेगी। k तो कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो उसको तो बाहर फेंक दिया। अब इनिशियली टेम्परेचर हमारा T1 है, तो फाइनली T टाइम पे हमारा टेम्परेचर कितना होगा?
T2 मान लेते हैं, या आप T फाइनल और T इनिशियल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? 1/T का इंटीग्रेशन क्या होता है? log T होता है, तो log T माइनस T नॉट, कहां से कहां तक? T1 से लेके T2 तक, इक्वल्स टू माइनस का K, T आ जाएगा कहां से कहां? 0 से T। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं, तो log, पहले T की जगह पे T2 रखा, तो T2 माइनस T नॉट माइनस log, अब T1 रखा, T1 माइनस T नॉट इक्वल्स टू माइनस का KT आ गया। क्लियर है? इसको सॉल्व किया तो क्या मैं log की प्रॉपर्टी लगा दूं यहां से, T2 माइनस T नॉट डिवाइडेड बाई T1 माइनस T नॉट इक्वल्स टू माइनस का KT। log हटेगा तो e की पावर आ जाएगी, तो यहां बचेगा T2 माइनस T1, सॉरी T2 माइनस T नॉट, T1 माइनस T नॉट इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस KT। आया कि नहीं है? अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, यहां से क्या होना चाहिए? T2 माइनस T नॉट इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस KT इंटू T1 माइनस T नॉट। T नॉट को उधर भेज दो, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? T नॉट प्लस e रेज टू पावर माइनस KT T1 माइनस T नॉट। क्या तुम्हारे पास में फाइनल टेम्परेचर आ गया? या ये फाइनल टेम्परेचर इन्वायरमेंट से ऊपर है? यस। देखो T नॉट प्लस समथिंग कुछ आ रहा है और e की पावर माइनस KT जा रहा है, मतलब ये जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। क्लियर? तो ये रेट ऑफ कूलिंग T2 की वैल्यू आती जाएगी। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर सी बात है? तो हम इसको ये नाम दे रहे हैं, तो टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी आई ये बताओ, याद है आप लोग को? T2 माइनस T1 अपॉन, सॉरी T माइनस T नॉट, T माइनस T1, T2 माइनस T1 इक्वल टू x बाई एल। कुछ धुंधला याद आया? T माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल टू log R बाई R1 अपॉन log R2 बाई R1 फॉर सिलेंडर। स्फेयर के लिए बात करें तो स्फेयर के लिए हो जाएगा 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 हाइपरबोलिक। अगर यहां पे बात की जाए तो यहां पे क्या सिस्टम हो रहा है? देखो T फाइनल माइनस इन्वायरमेंट, T1 इनिशियल माइनस इन्वायरमेंट इक्वल्स टू आ रहा है e रेज टू पावर माइनस KT। क्लियर? e रेज टू पावर माइनस KT। तो क्या मैं इसको एक्सपोनेंशियली डिक्रीज्ड ग्राफ बोल सकता हूं? देखो माइनस है ना, इसलिए एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब इसका हम डायग्राम अगर बनाएं तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो देखो पहले। इसका डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे नोट पॉइंट लिख लेना कि अगर हम टेम्परेचर और टाइम का कर्व बनाए तो यहां पे इस साइड में जा रहा है टेम्परेचर T, यहां पे जा रहा है T टाइम। ठीक है? इनिशियली हमारा टेम्परेचर कितना था? अगर मैं T की वैल्यू को 0 पुट करूं, अगर मैं टाइम 0 पुट करूं तो हमारा टेम्परेचर कितना था? टाइम को 0 पुट किया तो टेम्परेचर T1 है। तो इनिशियली हम T1 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? कम हो रही है। कैसे जाएगी? एक्सपोनेंशियली जाएगी, ऐसे जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और कब ये टेम्परेचर, जब देखो T की वैल्यू इनफाइनाइट कर दी, अगर मैंने T की वैल्यू ऐसे जा रहा है ना, एसिम्प्टोटिक कर्व जा रहा है, तो ये T की वैल्यू कहां तक जाके मिलेगा? मिल रहा है क्या नीचे? नहीं, कहां तक जाके मिलेगा? इनफाइनाइट तक। तो मतलब T की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? इनफाइनाइट। तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है? देखो e की पावर माइनस KT है ना, इसको क्या रखना पड़ेगा? e की पावर माइनस इनफाइनाइट। तो मतलब e की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, और e की पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0। अगर तब ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर और नॉट? क्लियर? तो एक बात समझो, अगर ये 0 आ गया, जब मैंने t की वैल्यू इनफाइनाइट रखी तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो ये 0 हो जाएगा, मतलब T2 की फाइनल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? T नॉट के बराबर हो जाएगी। मतलब यहां तक जाएगा ना कर्व, तब हमारा यहां पे इन्वायरमेंट टेम्परेचर पे आ जाएगा। क्लियर? कब जाके इनफाइनाइट टाइम पे। समझे मेरी बात? नहीं समझे?
ये ऐसा कुछ कर्व आएगा। अगर ऐसा कर्व आ रहा है, अब इस कर्व का थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं, गौर से देखना। अगर मैंने यहां पे बोला इनिशियली हम यहां पे 10 मिनट का स्पान लिया, देखो ये वाली डिस्टेंस है ना, ये मान लो 10 मिनट की है, तो 10 मिनट में टेम्परेचर कितना गया, देखो हमारा इतना टेम्परेचर गया ना। और अगले 10 मिनट मैंने यहां पे लिए, ये 10 मिनट, क्या ये और ये आपको सेम दिख रहा है? ऑलमोस्ट दिख रहा है। अगर ये और ये दोनों सेम है तो देखो यहां पे डिफरेंस, देखो टेम्परेचर कितना कम हुआ है, बहुत नेग्लिजिबल कम हुआ है। इसका एनालिसिस हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो आप लोग, इसका एनालिसिस अभी पढ़ेंगे। करो, नोट करो, फटाफट नोट करो। इसको हटा देता हूं मैं, एक तो कर पढ़ लो, चलो दोबारा ही बना देते ना, क्या है टेंशन। ये हो गया टाइम स्मॉल टी, ये हो गया टेम्परेचर कैपिटल टी, यहां से रवाना हुए और इस तरीके से जा रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। यहां पे टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनली हम T0 तक जा रहे हैं जो T2 के इक्वल हो जाएगा, इन्वायरमेंट के साथ में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मतलब हिसाब से इक्विलिब्रियम कभी आना ही नहीं चाहिए। कोई दो बॉडीज हमेशा इक्विलिब्रियम में हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती, अकॉर्डिंग टू रेडिएशन। कंडक्शन कर दोगे अलग बात है, कन्वेक्शन कर दोगे अलग बात है, रेडिएशन के थ्रू कभी भी दो बॉडीज सेम टेम्परेचर पे नहीं हो सकती। फिर क्लियर है? नोट करो फटाफट, बनाओ इसको। फिर इस ग्राफ का एनालिसिस करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अगर इस ग्राफ का एनालिसिस करना है आपको, तो आप कैसे करोगे? बड़ा ग्राफ बना के दिखा दो, इजीली हो जाएगा। ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा। यहां पे टाइम दे देते हैं t, और यहां पे, अच्छा सॉरी, यहां से तो नहीं जाएगा, हाइपरबोलिक कर्व ऐसा नहीं है, एक्सपोनेंशियली है, तो मतलब यहां से भी ऐसे होता है ना। यहां से जाएगा ग्राफ। ओके सबको यहां से देखना गौर से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहां पे हमने दे दिया टेम्परेचर कैपिटल T, तो इनिशियली हम यहां पे है T1 टेम्परेचर पे यहां पे है, और हमारा इन्वायरमेंट टेम्परेचर कुछ यहां पे है T0 है, ठीक है। और ये कहां जाके मिलेगा? इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। क्लियर है? गौर से देखना, मैंने सबसे पहले यहां का एक मार्क किया, यहां पे टेम्परेचर कितना है, मान लो Tx है, ठीक है, और यहां पे टेम्परेचर कितना है, Ty मान लो, ठीक है। ये दो टेम्परेचर डिफरेंस है, मान लेते हैं, गौर से समझना, ये वाला जो डिफरेंस है वो मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस का है, मान लो एक बार, ठीक है। और यहां पे टाइम मान लेते हैं, गौर से समझना, ये टाइम मान लिया हमने, ये टाइम मान लो 10 मिनट्स का है। क्लियर और नॉट? क्लियर है? तो इतना ही साइज हम आगे देखेंगे। हमने यहां पे मार्क किया, यहां पे मार्क किया। अब बताओ आप क्या मेंटेन करना चाह रहे हो? टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करना चाह के देख रहे हो कि टाइम चाह के देख रहे हो? टाइम सेम कर लें एक बार। ये 10 मिनट में इतना ठंडा हो गया, मान लो ये 40 डिग्री सेल्सियस था, अब ये 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो कितना ठंडा हुआ? 20 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो गया, ठीक है, 20 मान लो एक बार। तो यहां से हमने ये किया, ये का ये साइज यहां पे बनाया, ऐसा कुछ बनेगा? सेम दिख रहा है आप लोग को? अब ओके, ये भी 10 मिनट्स का ले लिया है कि नहीं? ये 10 मिनट का लिया, तो ये यहां से होना चाहिए कुछ, या आना चाहिए नहीं आना चाहिए बताओ? क्लियर? यहां पे आया टेम्परेचर, यहां से लाइन ड्रॉ करें। ये वाला टेम्परेचर कितना है? चलो इसको ऐसे नहीं, उससे दिखाते हैं। गौर से देखना, अगर मैंने यहां पे
इस टेम्परेचर प्रोफाइल को बनाया ये, और ये वाला टेम्परेचर यहाँ पे आ गया। देखो गौर से, ये तो सेम है 10 मिनट और 10 मिनट। अब बताओ यहाँ पे कम टेम्परेचर डिक्रीज होगा कि ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज होगा? ये 20 डिग्री है तो ये लेस देन 20 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, लेस देन 20 आएगा। तो इट मींस टेम्परेचर टाइम के साथ साथ में धीरे कम होता है। समझ रहे हो? धीरे कम दोनों एक जैसे वर्ड है। धीरे कम होने का मतलब थोड़ा स्लोली कूलिंग हो जाती है बाद में ओवर द टाइम। मतलब आपने मान लो कि अगर बाल्टी के अंदर गरम गरम खौलता हुआ पानी रख दिया 95 डिग्री सेल्सियस, तो 10 मिनट में 50 पे आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 10 मिनट में कितने पे आ जाएगा? 50 पे। मान लो 45 पे आ गया, 50 पे नहीं 45 पे आ गया, तो कितना रिड्यूस हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस हो गया। पहले कितने में था? आपने 9 बजे टाइम देखा, 9 बजे हमारा बाल्टी के अंदर पानी कितना था? 95 डिग्री सेल्सियस था। 9:10 पे देखा हमने तो हमारा जो बकेट के अंदर पानी था वो कितना डिग्री सेल्सियस था? 45। तो 10 मिनट में कितना गया? 50 डिग्री सेल्सियस। तो 10 मिनट में 50 डिग्री गया, इट मींस 1 मिनट में कितना गया होगा? 5। तो अगले 10 मिनट्स में ये 50 और जाना चाहिए नीचे। अगले 10 मिनट्स में 50 और नीचे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? भाई कंडीशन तो ये कहती है कि 10 मिनट में 50 गया तो अगले 10 मिनट में और 50 जाएगा। अरे भैया है ही 45, कहाँ जाएगा माइनस? क्या बर्फ जमा लेगा क्या? नहीं समझे? तो ये अब अगले 10 मिनट्स में थोड़ा कम टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करेगा। मतलब 9:10 में हम 45 पे थे, 9:20 पे हम 25 पे होंगे। समझे नहीं समझे? फिर 9:30 पे हम 25 की जगह 15 डिग्री सेल्सियस पे होंगे, 20 डिग्री सेल्सियस पे हो सकते हैं। फिर उसके बाद में अगले 10 मिनट्स में हो सकता है 17 आए, अगले 10 मिनट्स में हो सकता है 16.5 आए, अगले 10 मिनट्स में 16.4999 तक आए। समझ रहे हो? लास्ट वाला सेगमेंट निकालने में बहुत मुश्किल होती है, मतलब बहुत इनफाइनाइट टाइम लगता है एक डिग्री सेल्सियस को भी मेंटेन करने में। क्लियर हुआ? इसका मतलब कब टेम्परेचर, कब बॉडी हमारी और थर्मल इक्विलिब्रियम पे आएगी इन्वायरमेंट के साथ में? कभी नहीं आएगी। ड्यू टू रेडिएशन बॉडी विल नेवर कम विद द इन्वायरमेंटल इक्विलिब्रियम। क्लियर? ड्यू टू रेडिएशन ओनली। अब कंडक्शन कर दोगे तो हो सकती है, कन्वेक्शन कर दोगे तो हो सकती है, बट रेडिएशन के थ्रू नहीं आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? अब नोट कर लो इसको, ये था इसका एनालिसिस। डन। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा इनिशियली टेम्परेचर क्या था आपका? XYZ टेम्परेचर दे दिया, 10 मिनट में वो इतना डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अगले 10 मिनट में और कितना डिग्री तक जाएगा ये टेम्परेचर, ये दे देगा। आपको करना क्या पड़ेगा? वहां पे टेम्परेचर प्रोफाइल निकालनी है। टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होती है? डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, इनिशियल पे जाओ, इजिकल्स टू माइनस का KT था कि नहीं था? याद करो, यही था कुछ। अब इसको कैसे लिखोगे? अगर इसको अब आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? डेल्टा टी, टी कैसे था? T माइनस T0 था, ऐसा कुछ था टेम्परेचर। राइट और रॉन्ग? अब ये कह रहा है कि कोई भी बॉडी है, चलो एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं पहले। क्लियर? क्वेश्चन देख लो पहले कि क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन कर लेते हैं पहले फटाफट, क्वेश्चन एक यहीं पे कर डालते हैं। करें? लिखो, क्वेश्चन लिखो, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत है। कोई बॉडी है जिसको कूल डाउन किया गया है, ठीक है, 7 मिनट में फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो इसी बॉडी को फिर से कूल्ड करना पड़ेगा अगले 7 मिनट्स में। तो कहां से कहां जाएगा? तो मतलब देखो 7 मिनट में कहां से कहां गया? 60 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये अगले 7 मिनट में 40 डिग्री सेल्सियस से कहां तक जाएगा वो निकालना है तुम्हें। निकाल पाओगे? इफ इन्वायरमेंट टेम्परेचर T एम्बिएंट, मतलब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सेल्सियस है, तो
ठीक है, करो फटाफट करके दिखाओ, सॉल्यूशन बताओ इसका क्या हो जाएगा, कर दो। हो सकता है ये, करो। देखो यहाँ पे इसने जैसे जैसे बोला ना वैसे वैसे करो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। अरे के को हटाओ ना, क्या दिक्कत है, के तो कांस्टेंट है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले डिक्रीमेंट कितना हुआ, 20 डिग्री का डिक्रीमेंट हुआ 7 मिनट में, सही बात है कि नहीं है? ठीक है, तो ये कितना आ गया, T माइनस टी नॉट। पहले टेम्परेचर कितना था, 60 डिग्री, तो 60 माइनस कितने डिग्री पे गया था हम, 10 डिग्री पे, तो 60 माइनस 10 कितना आ गया, 50 डिग्री। करेक्ट और नॉट? ठीक है, डिवाइड कर दें अगर इसको, चलो देखो थोड़ा सा अच्छे से करके बताता हूं उसको, इसको हटा दो ग्राफ को, अच्छे से इलेबोरेट कर देते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस का के, टी माइनस टी नॉट, ये रहेगा कि नहीं रहेगा? अब इसी को यूज करें बेटा, देखना गौर से। सबसे पहले हमने करा डेल्टा टी बाई डेल्टा टी फॉर फर्स्ट गैप इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस का के टी माइनस टी नॉट। क्लियर? सेकंड गैप के लिए कितना आना चाहिए, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, कहां तक, सेकंड गैप के लिए माइनस का के टी माइनस टी नॉट, ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ये वाली चीज हम यहां पे पुट कर देते हैं। देखना फर्स्ट फेज में हमने कूल डाउन कितना किया, यहां पे लिखते हैं, देखो माइनस के से तो माइनस के निपट गया ना। फर्स्ट फेज में हमने कूल डाउन कितना किया, 60 से 40 तक गए, तो 20 डिग्री सेल्सियस कूल डाउन किया। कितना मिनट लगा, 7 मिनट लगा। समझे नहीं समझे? चलो यहां तक ओके। अगले सेक्शन में इसमें हम कितना कूल डाउन कर रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं, 40 में से x तक जा रहे हैं। नहीं पता ना, इसको x मान लो भाई। 40 से कहां तक जा रहे हैं, x में, कितने टाइम में जा रहे हैं, 7 मिनट में जा रहे हैं। नहीं समझे? इज इक्वल टू यहां पे क्या आना चाहिए, ऊपर पहले इनिशियल बॉडी कितने पे थी, 60 पे, तो 60 माइनस इन्वायरमेंट कितने पे है, 10 पे। अब फाइनली बॉडी कितने पे होगी, x पे, कहां तक जाएगी, 10 तक जाएगी। नहीं समझे? अब इसको सॉल्व कर लो, 7 मिनट से 7 मिनट निपट गया, और इधर कितना आ गया, 50 से ये गया, तो इसको सॉल्व कर लें। 20 बाई 40 माइनस एक्स इक्वल टू, ऊपर क्या बचा 50, और इधर क्या बचा x माइनस 10, इससे तो ये निपट गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, गौर से देखना, इधर आ गया 2x माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 5 इंटू 40 200 माइनस 5x, 200 माइनस 5x, तो 5x इधर आ जाएगा, तो 7x हो जाएगा इक्वल टू 220 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 220 बाई 7 के आसपास आ रही, ये आएगी क्या, 5, 6 और 7 डन है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं क्या गलती हुई है इसमें। इसमें गलती ये हुई है, देखो गौर से, हमने ये कर दिया, ये फाइनली ले रहे, यहां से इनिशियल कितना था, 60 से 40 जा रहे थे, तो हमने यहां पे 60 रखा, 60 से 10 तो कितना आ गया 50। यहां कितना जा रहे हैं, 40 से x तक जा रहे, तो फाइनल x है ना, इनिशियल x थोड़ी है, इनिशियल तो 40 है, 40 माइनस 30 आ जाएगा ना फिर यहां पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 20, ये इससे कट गया, ये इसको इधर ले आओ, तो इसको सॉल्व कर लेते दोबारा। ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 660 इक्वल टू 5 इंटू दिस 200 माइनस 5x। क्लियर और नॉट? 5x को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 5x इक्वल टू क्या आ गया, 260 डिवाइडेड बाई x इज, अभी भी कुछ गलती हो रही है क्या, 3 और 2 60 इधर आ गया, और ये 400 माइनस 5x इधर आ जाएगा। अच्छा माइनस का होगा ना, क्या करो, 200 माइनस 60 कितना आ गया, 140 को डिवाइड करो x से, तो 140 का डबल कर दो, 280
280 का 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28 डिग्री सेल्सियस। ये फाइनल आंसर आ रहा है। ये करेक्ट है। तो अब अगर आप ये कैलकुलेशन करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे? डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, हमने कितना रिड्यूस किया, 60 डिग्री से 40 डिग्री तक रिड्यूस किया, राइट? तो हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस कर दिया। कितने मिनट में? 7 मिनट में। तो अगले 7 मिनट में कितना करेंगे? तो मतलब 60 से 40 तक तो हो गया। अब हमारे पास में बॉडी है जिसको हमें 40 से रिड्यूस करना है। तो इनिशियल टेम्परेचर तो 40 है ना, तो 40 से रिड्यूस करना है x तक, तो हमने 7 मिनट्स और लगाए। कहां तक गए? इन्वायरमेंट टेम्परेचर 60 से 10 तक गए। फिर अगले सेशन के लिए 40 से x तक जाएंगे, तो 40 से 10 डिग्री सेल्सियस इसके पास में इन्वायरमेंटल कंडीशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व किया तब जाके 28 आया। क्लियर और नॉट? नोट करो फटाफट इसको। अब लास्ट लॉ आता है हमारे पास, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। बहुत इजी है बट ये गलती करवाने के चांसेस ज्यादा करता है। देखना, समझना, हम कर रहे हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि मैक्सिमम एमिशन करने वाला जो वेवलेंथ है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 टेम्परेचर के। टेम्परेचर किस में होना चाहिए? एब्सोल्यूट में होना चाहिए। समझे नहीं समझे? मैक्सिमम एमिशन करने वाला वेवलेंथ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर और नॉट? क्लियर है? ये उसका लॉ है। इट मींस मैं अगर टी को इधर ले जाऊं तो कांस्टेंट आना चाहिए, तो हिसाब से लैम्डा एम इनटू टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आना चाहिए। इस कांस्टेंट को वेन्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेन्स कांस्टेंट, बी बोल देते हैं। यहां पे इस वेन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 2.93 10⁻³ यूनिट क्या हो जाएगी बताओ इसकी? बी की। लैम्डा किस में? मीटर में। टेम्परेचर किस में? केल्विन में। तो क्या आना चाहिए? मीटर केल्विन होना चाहिए। क्लियर और नॉट? अच्छा, यहां तक तो ओके है, बट एक चीज है, अगर मैं बोल दूं टोटल एमिसिव पावर, टोटल एमिसिव पावर कितनी होती है? E होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻⁴ होती है कि नहीं होती? होती है, अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। अरे E/E इज इक्वल्स टू क्या होता है? एप्सिलॉन सिग्मा A इंटू T⁻⁴। अरे होता है नहीं होता? तो ये तो हो गया किसके लिए? टोटल एमिसिव पावर के लिए। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम एमिसिव पावर पूछूं, वो क्या हो जाएगी? E लैम्डा की मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁵ आ जाएगी। अब सर ये कैसे आया? ठीक है, ये देखो, E लैम्डा क्या होता है? E लैम्डा क्या होता है? नहीं, E की वैल्यू निकालनी है। E लैम्डा, एक मिनट, आप लोगों ने E लैम्डा की वैल्यू पुट की होगी। E लैम्डा इज इक्वल टू DE/D लैम्डा। ये बेसिक कंडीशन से निकालते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि E लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और समथिंग कुछ भी है कांस्टेंट, तो ये E/लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा? और लैम्डा अगर हम इसको मैक्सिमम कर दें तो ये तो देखो टोटल एमिसिव पावर तो कांस्टेंट है, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ये मैक्सिमम है तो 1/λ की वैल्यू क्या हो सकती है? टेम्परेचर। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T⁴ के, टोटल एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻⁴ अपॉन यहां पे क्या आ गया? लैम्डा मैक्सिमम। और लैम्डा मैक्सिमम और वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी, तो लैम्डा मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T। तो T को इधर ले जाओ, लैम्डा को इधर ले आओ, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁵ लिख सकता हूं? समझे नहीं समझे? देखो गौर से, नहीं आया समझ में? मैंने ये बोला मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कितनी हो जाएगी? E लैम्डा की वैल्यू आपको मैक्सिमम निकालनी है। E लैम्डा होता क्या है? DE/D लैम्डा होता है कि नहीं होता? जनरली लिखें तो E/λ होगा कि नहीं होगा?
अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है तो इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। तो हमने लिखा ई लेमडा। अब ये मत बोलना, देखो ना गौर से, कि सर ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगा, नहीं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू बोल रहा हूं मैं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो क्या दिमाग में सोचते हैं ये मैक्सिमम है तो सर ये मिनिमम होना चाहिए, नहीं समझे? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कौन सी निकलेगी? वो वेवलेंथ ऐसी होनी चाहिए मैक्सिमम। अब ये जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी रेज टू पावर 4 होता है कि नहीं होता? तो मैंने लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी रेज टू पावर 4 बाय कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टी रेज टू पावर 4 इंटू 1 बाई लेमडा, और 1 बाई लेमडा की वैल्यू करस्पॉन्डिंग किसकी होती है? इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू मैंने टी लिख दी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी रेज टू पावर 4 इंटू टी, दैट इज टी रेज टू पावर 5। तो यही तो मैंने यहां पे लिखा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टोटल एमिसिव पावर अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट क्वांटिटी पावर 4। टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए, राइट? और अगर हमने स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की बात कर ली, वो भी मैक्सिमम, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी की पावर डायरेक्टली 5 आ जाएगी। ये ध्यान रखना ही, ये थ्योरी में पूछ सकता है, नथिंग एल्स। क्लियर और नॉट? तो ये था तुम्हारा वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसको याद रखना बस, इतना बहुत है एक बार के लिए, इतना लॉ याद रखना बहुत है। क्लियर और नॉट? डन। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, हीट ट्रांसफर आपका ओवर हो चुका है, अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम थर्मल एक्सपांशन। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना थर्मल एक्सपांशन, नोट करो इसको।